जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। सबसे पहले एएस स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो हम जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अपने इस पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 किए थे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू 21/1/2022 शिफ्ट 1 का और स्टेज 1 के एग्ज़ाम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक जीके जीएस का देख लिए थे। तो हम सिर्फ जीके जीएस का ही पीवाईक्यू कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस का भी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग जीके को मजबूत करके इस बार रेलवे पार करेंगे। और हमारा मोटो यही है कि ये जो पीवाईक्यू सीरीज है हम इसीलिए लेके आए हैं। हमारा जो सिद्धांत है वो है कि आपकी सफलता से हमारी सफलता तक। तो ये पीवाईक्यू सीरीज तब तक नहीं रुकेगी, ये नॉन स्टॉप रहेगा तब तक, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इको सर्वे बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, इको सर्वे बुक कहते हैं। इको सर्वे बुक में सभी लुप्त जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि वह पुस्तक जिसमें सब क्वेश्चन नंबर 51 तो कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 जो है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल के सीमा के साथ नहीं लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन नेपाल की सीमा से लगती है, कौन नेपाल की सीमा से लगती है। आइए हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक सुंदर सा मैप बना लेते हैं भारत का, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमारा भारत का जो मैप हो जाएगा कुछ इस प्रकार होगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी जगह है हमारा नेपाल। इसी जगह क्या है हमारा नेपाल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है, बिहार आ जाता है। तो बिहार के साथ नेपाल सीमा साझा करेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है सिक्किम। यहाँ पर क्या आता है, सिक्किम आता है। क्या आता है, सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद यहाँ पर आता है उत्तराखंड। इस जगह पे क्या आता है,
उत्तराखंड आता है। और यहाँ पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये सभी जो राज्य है ये नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल से सटा हुआ है मतलब इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा इधर भी है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ से है। यहाँ से पश्चिम बंगाल कुछ इस तरह से है, इधर घेरा हुआ। तो यहाँ से पश्चिम बंगाल भी जो है कि इसके साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भी इसके साथ सीमा साझा करता है, इसके साथ नेपाल के साथ। तो यहाँ पर इधर पड़ जाता है झारखंड। यहाँ क्या पड़ जाता है? झारखंड। तो झारखंड जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे? झारखंड नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नहीं करती है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेज द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल के प्राकृतिक का है। इस इमारत का नाम बताइए। मतलब पूछ रहा है कि ताजमहल जैसा एक ठो अंग्रेज सब इमारत बनवाया था संगमरमर से, और उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या नाम है उसका? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल किससे बना हुआ है? संगमरमर से। किस तरह बनाने की कोशिश किया था अंग्रेज सब? ताजमहल की तरह बनाने का कोशिश किया था, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया महल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण के लिए चिंता नहीं है। इसके बाद कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो यकृत के बारे में जान लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? अग्नाशय है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय होता है। और मनुष्य शरीर का जो सबसे छोटा ग्रंथ होता है, मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि। तो सबसे छोटा ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथ यकृत, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ अग्नाशय। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक का एकाधिकार नहीं होता है? मतलब उत्पादन का जो, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक का एकाधिकार नहीं होता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न। कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक का एकाधिकार में होता है? उत्पादन के कारक
एकाधिकार में होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी, बी नंबर ऑप्शन है समाजवादी, सी नंबर ऑप्शन है साम्यवादी और डी नंबर ऑप्शन है मिश्रित। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूंजीवादी। क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई ज़्यादा अहम भूमिका नहीं होता है, बहुत कम में होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और निर्माण का जो मुख्य साधन होता है वह निजी स्वामित्व, मतलब कोई निजी आदमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसका जो स्वामी होता है वो कौन होता है? निजी आदमी होता है। तो हमारे भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 नंबर कहा गया है, बिग इंच पाइप लाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच मतलब बड़ा, बिग इंच पाइप लाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो पहला है ऑप्शन पेट्रोलियम, बी नंबर ऑप्शन है जल, सी नंबर है खाद और डी नंबर है शुगर सिरप। तो बिग इंच पाइप लाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 70 एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कमवी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, कमवी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ लिख लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची क्या भाषा है? 22 भाषा। लेकिन क्या 8वीं अनुसूची में शुरू से 22 भाषा थी? नहीं, 8वीं अनुसूची में शुरू से ही 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं है। तो तब कितनी भाषाएं थी? तो पहले हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो इसमें लिखेंगे पहले कितना था? पहले 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषाएं, 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो इसमें कई भाषा जोड़ा गया है? 8 भाषाएं जोड़ी गई है, 8 भाषाएं जोड़ी गई है। तो जब भी संविधान में कोई नया चीज़ जुड़ता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन में सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद आया 1992 में, 1992 में आया
कौन 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया 71वां संविधान संशोधन, जिसमें कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद आया 92वां मतलब 92 संविधान संशोधन आया, जिसमें कि 92 का जो संविधान संशोधन था ये कब था 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बाड़ो को हमारे मूल भाषा जो 22 थी, इसमें पहले जो 14 थी, इसके बाद फिर सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को जोड़ा गया, और इसके बाद मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बाड़ो को जोड़ा गया। और टोटल कितना भाषा हो गया? 8 भाषा हो गया। तो इसमें कई ठो है? 3 ठो संविधान संशोधन। कई ठो संविधान संशोधन है? तो सबसे पहले आता है 21वां। सबसे पहले आता है कौन सा? 21वां संविधान संशोधन आता है, और 21वां के बाद आता है 71वां। 71वां संविधान संशोधन, और इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। यहाँ लिख देते हैं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये सबसे पहले कब आया था? ये आया था 1967 में। कब आया था? 1967 में। इसके बाद आया 1992 में। कितना आया? 1992 में। इसके बाद आया 2003 में। इसमें किसको किसको जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था सबसे पहले सिंधी को। इसको जोड़ा गया है सिंधी को। इसमें नेपाली, इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? नेपाली, कोंकणू, कैसा कैसा नाम है यार, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणू। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणू। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2000 कई ठो भाई? 1 2 3 4। अब इसमें बचता है संथाली। संथाली, और इसमें 4 और भाषा जोड़ा गया है, जिसमें कि नाम आता है, क्या क्या नाम है? संथाली, डोगरी, संथाली, डोगरी, मैथिली और बाड़ो। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 14 भाषा थी, और 8 भाषा कब जोड़ा गया? 3 ठो संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई, और वर्तमान में कितना है? 22 भाषाएं हैं। और हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं था? इसमें क्या पूछा गया है 71 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में जो विकल्प दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि कभी भी हमारे आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है? तो इसमें ऑप्शन पहला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद है डी सुब्बा राव, इसके बाद है के कस्तूरी रंगन, और डी नंबर है बिमल जलान। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है के कस्तूरी रंगन। चूँकि ये गवर्नर से, आइए थोड़ा सा हम लोग आरबीआई के गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है किससे संबंधित है? आरबीआई से। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? तो इसका सही आंसर क्या है? के कस्तूरी रंगन।
तो वर्तमान में हमारा जो आरबीआई है, इसका वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा यहाँ लिख लेते हैं एक पॉइंट देके। संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी क्या है? वर्तमान आरबीआई गवर्नर है। क्या है? वर्तमान आरबीआई